कैसे हो बच्चों। आज मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से अगला टॉपिक है ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मनुष्य में भ्रूणी विकास। इस टॉपिक में आप मानव भ्रूण के विकास की विभिन्न अवस्थाएं को समझेंगे। स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन सी हैं, पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते, पाँचवें हफ्ते का विकास समझेंगे। किस तरह से इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन को समझेंगे। मरोला स्टेज क्या है, मरोला को समझेंगे। ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनता है उसको समझेंगे। और जो फीटस होता है भ्रूण, वो किस किस हफ्ते में क्या क्या संरचना में विकसित होता है इसको समझेंगे। जैसे ह्यूमन एम्ब्रियोनिक एंड फीटस डेवलपमेंट के अंतर्गत। और कैसे क्लीवेज, ह्यूमन एम्ब्रियो का क्लीवेज यानी विदलन, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से संबंधित विशेष अध्ययन करेंगे। इसमें आप जान पाएंगे कि ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है और फिर क्लीवेज यानी कोशिकाओं का विभाजन माइटोटिक डिवीजन के अंतर्गत, फिर कितने दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है। फर्स्ट वीक की प्रेगनेंसी में कौन कौन सी अवस्थाएं चेंज होती हैं इसको आप समझेंगे। ब्लास्टोसिस्ट की संरचना क्या है इसके बारे में विशेष समझेंगे। और इसमें आप जान पाएंगे कि पहले दिन, फर्टिलाइजेशन से पहले दिन से लेके छठवें सातवें दिन तक कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, ये सब जान पाएंगे। भ्रूण के जो तीनों स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, उन स्तरों से कौन कौन से शरीर के अंगों का निर्माण होता है इसको जान पाएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और तीसरे सप्ताह का विकास में गैस्ट्रुला भवन, गैस्ट्रुलेशन होता है, इसको आप समझेंगे। विशेष रूप से आप जान पाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो वीडियो में आप लोग को ध्यान से बने रहिए। दूसरे सप्ताह का विकास में क्या क्या परिवर्तन होते हैं इसको भी आप लोग जान पाएंगे। इम्प्लांटेशन, भ्रूण का रोपण, आरोपण कैसे होता है ये जान पाएंगे। ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मनुष्य में भ्रूणी विकास, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं बच्चों। जाइगोट का विदलन, जिसे हम इंग्लिश में क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज का मतलब समझ लीजिए कि जो ओवुलेशन के बाद ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, जिसका आकार फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जिसका आकार 0.1 m यानी कि 1 mm व्यास का होता है। बहुत ही छोटा होता है, यानी कि 1 मिलीमीटर का 10वां भाग जाइगोट का माप आकार होता है। और उसमें जब माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन होता है, कोशिकाएं विभाजित होकर कोशिकाएं बनने लगती हैं, तो इसी को क्लीवेज बोलते हैं। कोशिकाओं का विभाजन के बाद कोशिकाएं बनना, विभाजित होना क्लीवेज कहलाता है, हिंदी में विदलन। ये निषेचन के लगभग देख लीजिए, यहाँ पे मनुष्य में जाइगोट लगभग 0.1 mm व्यास का होता है। निषेचन के लगभग 1 घंटे बाद इसका विदलन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यानी क्लीवेज शुरू हो जाता है। और चौथे दिन की समाप्ति तक ये 4 बार माइटोसिस डिवीजन के बाद, विभाजन के बाद लगभग 16 छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाती हैं, जिन्हें हम ब्लास्टोमियर कहते हैं या हिंदी में कोरकखंड कहते हैं। और यह जो जाइगोट होता है गोल सा होता ही है, और इस छोटी छोटी कोशिकाओं ब्लास्टोमियर के बनने से ये ठोस भ्रूण बन जाता है, जिसे जब ठोस भ्रूण बन जाता है इसी अवस्था को मारूला कहते हैं। यानी याद रहे, मारूला क्या होता है? सॉलिड एम्ब्रियो है, सॉलिड जाइगोट है, जिसे हिंदी में तूतक कहते हैं। मारूला माप में लगभग जाइगोट के बराबर ही होता है, यानी कि 0.1 mm व्यास का। इसका निर्माण होते होते यह गर्भाशय में पहुंच जाता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, वहां से ये विभाजन
फर्टिलाइजेशन के बाद विभाजन होता रहता है और पहला विभाजन, दूसरा विभाजन, तीसरा विभाजन, चौथा विभाजन, फिर आगे ये फैलोपियन ट्यूब में आगे खिसकता रहता है और मरुला बनते बनते ये गर्भाशय में आ जाता है, जहाँ पर कि इसका इम्प्लांटेशन, भ्रूण का रोपण होता है। ठोस मरुला में बाहरी कोश की स्तर, जो बाहरी एक लेयर होती है वो आउटर सेल लेयर होती है, और भीतर जो होता है वो कोशिकीय पिंड होता है जिसे इनर सेल मास कहते हैं, ये होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत ही क्लियर जाइगोट का ये चित्र 3.18 जाइगोट का वितरण, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए ये है ओवम। ठीक, ओवुलेशन हो रहा है, ओवुलेशन के बाद फिर यहाँ पे देख लीजिए ये दिखा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म चारों तरफ से घेर लिए हैं फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में। उसके बाद स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस इसमें देख लीजिए दोनों एंट्री कर गया है, और इसके बाद फ्यूजन होता है ये जाइगोट। जैसे फ्यूजन होता है ये तब ये जाइगोट कहा जाता है। ठीक, उसके बाद पहला विभाजन जब होता है तो 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं। माइटोसिस डिवीजन में 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं पहले विभाजन में। फिर इनमें दूसरा विभाजन होता है तो 2 बनी हैं, दोनों में विभाजन होगा तो 2 से 4 बन जाएंगी, फिर 8 बन जाएंगी, फिर इस तरह से 16, 4 कोशिकीय विभाजन होता है माइटोसिस डिवीजन। और फिर इसके बाद ये देखो, इसको इस जाइगोट को काट कर दिखाया गया है, ये चारों तरफ लेयर दिख रही है बीच में, और पूरी कोशिकाओं से भरी हुई, जिसे हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं, इसी को ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। अब यही ब्लास्टोसिस्ट जो है देखो यहाँ पर इम्प्लांट हो रहा है। ठीक, इम्प्लांट मतलब भ्रूण का आरोपण हो रहा है। ये लगभग यहाँ तक आते आते, ये इस रास्ते से आते आते कितना समय लग जाता है, 8 दिन, 7 से 8 दिन यहाँ से ये ऐसे विभाजन होता रहता है और यहाँ आती रहती है, और यहाँ पर आकर के ये इम्प्लांट हो जाता है। इसी को भ्रूण का आरोपण बोलते हैं। जब गर्भाशय की दीवारों में, मेट्रोमेम में अंदर धंस जाता है, उसे फ्यूज करके फिक्स हो जाता है, तो भ्रूण आरोपित हो जाता है। ठीक, ये चित्र के माध्यम से आपने समझा। अब देखो ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। गर्भाशय में पहुँचते ही गर्भाशय गुहा का ग्लाइकोजन युक्त पोषक तरल, गर्भाशय में एक पोषक तरल पदार्थ होता है जो ग्लाइकोजन से युक्त होता है, जो स्टोरेज फूड जिसे बोलते हैं ग्लाइकोजन, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं यूटेरिन मिल्क, गर्भाशयी दुग्ध। ये पारभासी आवरण जोना पेलिसुडा क्या है, ये एग का, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर एग है, ये एग जोना पेलिसुडा, ये लेयर, बाहरी लेयर जो होता है जोना पेलिसुडा, उससे रिस करके यूटेरिन मिल्क अंदर रिस करके भ्रूण के भीतर जाने लगता है। भ्रूण में मारुला के बाहरी कोशिकीय स्तर तथा भीतरी कोशिकीय पिंड के बीच इस पोषक तरल से भरी बड़ी सी गुहा बन जाती है। जब यह तरल पदार्थ जाने लगता है तो अंदर स्टोर होने लगता है और एक बड़ा सा खाली स्पेस बन जाता है, जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। खाली जगह को बड़ी सी गुहा मतलब स्पेस, उस स्पेस को ब्लास्टोसील, ये देखो ये पूरी स्पेस जो भर गई है, ये होता है ब्लास्टोसील। इस गुहा के विस्तार से भीतरी कोशिकीय पिंड भ्रूण के एक ध्रुव की ओर सीमित हो जाता है। देख रहे हैं ना, अंगूठी की तरह ये भ्रूण एक तरफ हो गया और पूरा का पूरा ये इधर तरल गुहा भर गया। ठीक, इसी अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। एकदम अंगूठी जैसी संरचना, देख रहे हैं, ये एकदम रिंग अंगूठी जैसी संरचना, ये संरचना जब बन जाती है तो इसी को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। कैसे बनता है ये, जो यूटेरिन मिल्क होता है अंदर रिस करके जोना पेलिसुडा से अंदर आता रहता है, और कोशिकाएं अंदर की जो इनर सेल मास होती हैं वो एक तरफ एक ध्रुव की ओर खिसकने लगती हैं और ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। इसके बनते ही भ्रूण का पारभासी आवरण समाप्त हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट की दीवार की कोशिकाएं चपटी हो जाती हैं। ये कोशिकाएं देख रहे हैं, ये चपटी हो गई, देखो ये किनारे किनारे जो है ये चपटी हो गई। अब ये चपटी कोशिकाएं जो हो जाती है, इसी को पोषकोरक या इंग्लिश में ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट पोषण न्यूट्रिशन का काम करता है, और यही आगे चल करके प्लासेंटा, आंवल, अपरा जिसे कहते हैं, वो प्लासेंटा का निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, भीतरी कोशिका पिंड को भ्रूण बीज एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। एम्ब्रियोब्लास्ट कहाँ, ये देख रहे हो ना, ये जो ये है, ये एम्ब्रियोब्लास्ट है, ये भ्रूण बीज, और किनारे किनारे ये ट्रोफोब्लास्ट। ठीक, क्योंकि इसी से भावी भ्रूण
के विभिन्न भाग यानी विभिन्न अंग बनते हैं। किससे? एम्ब्रियोब्लास्ट से, जिसे भ्रूण बीज बोलते हैं। अब भ्रूण का रोपण कैसे होता है? ब्लास्टोसिस्ट कुछ समय तक गर्भाशयी गुहा के तरल में स्वतंत्र रहती है। इस बीच गर्भाशयी तरल रिस कर इसमें घुसता रहता है। इससे ब्लास्टोसील गुहा के विस्तार के कारण ब्लास्टोसिस्ट बड़ी हो जाती है और इसके ऊपर ढकी जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं हैं विभाजित होकर संख्या में बढ़ती रहती हैं। निषेचन के लगभग 1 सप्ताह बाद ब्लास्टोसिस्ट अपने भ्रूण बीज वाले भाग की ओर से गर्भाशय के ऊपरी भाग में इसकी दीवार से कहीं पर चिपक जाती है। ब्लास्टोसिस्ट तथा गर्भाशयी दीवार के संपर्क स्थान पर कुछ ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं की कोशिका कलाओं का विघटन हो जाता है। अतः यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं का पिंड 2 स्तरों में विभाजित हो जाता है। गर्भाशयी दीवार की ओर बहुकेंद्र की, जिसे सिंसिशियल स्तर या सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, तथा भ्रूण बीज से लगा हुआ कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट में अंगुलीनुमा संरचना निकलती है, अंगुलीनुमा प्रवर्ध जिसे कहते हैं, वो गर्भाशय की दीवार के श्लेष्मिक स्तर में अंदर घुस जाती है और निषेचन के लगभग 8वें दिन भ्रूण को गर्भाशयी दीवार से जोड़ देते हैं। इसी को भ्रूण का रोपण कहते हैं। ठीक है, जब गर्भाशयी दीवार से भ्रूण जुड़ जाता है तो उसी को भ्रूण का रोपण कहा जाता है। ठीक, अब रोपण के बाद कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं बड़ी तेजी से विभाजित होती हैं और विभाजित होने के बाद ये सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट में बदलती रहती हैं, जिससे सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशयी दीवार में फैलता चला जाता है। इसके प्रवर्ध शाखान्वित होकर परस्पर जुड़ते जाते हैं और इनके बीच बीच में पोषकोरकीय गतिकाएँ ट्रोफोब्लास्टिक लैकुनी बन जाती है। लैकुनी मतलब एक खाली स्पेस, जैसे ज़मीन में जगह जगह गड्ढे हों जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता हो, उस तरह से लैकुनी बन जाती, खाली स्पेस। धीरे धीरे कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट के रसांकुर, बिलाई जैसे बोलते हैं, प्रवर्ध गर्भाशय के भीतरी स्तर एंडोमेट्रियम में घुसकर भ्रूण को लगभग पूरा ही एंडोमेट्रियम में खींच लेते हैं। फिर धीरे धीरे सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण भ्रूण के चारों ओर हो जाता है। ये देख रहे हैं ना, ये मैं फिर से दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर, ये देखो ये कैसे, ये सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट है, ये अंदर बन रहा है संरचना, और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है और ये पूरा एम्ब्रियोब्लास्ट भ्रूण बीज। ठीक, अब देखिए दूसरे सप्ताह का विकास कैसा होता है। ये तो पहले सप्ताह का हो गया। दूसरे सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में पहले भ्रूण बीज, दूसरे सप्ताह में क्या होता है, पहले भ्रूण बीज एम्ब्रियोब्लास्ट 2 स्तरों में विभाजित हो जाता है। कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट की ओर एपीब्लास्ट ऊपर की ओर होता है तथा ब्लास्टोसील गुहा की ओर हाइपोब्लास्ट नीचे की ओर हो जाता है। एपीब्लास्ट में कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट की ओर तरल से भरी एक बड़ी गुहा बन जाती है, जिसे एमनियोटिक गुहा कहते हैं। इस गुहा के कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट की ओर की दीवार बनाने वाली एपीब्लास्ट कोशिकाएं चपटी होकर गुहा का आवरण बनाती हैं, जिसे एमनियोटिक कला कहते हैं। एपीब्लास्ट का शेष भाग हाइपोब्लास्ट के संपर्क में होता है। बड़ी स्तंभी कोशिकाओं का इकहरा स्तर होता है। हाइपोब्लास्ट के साथ मिलकर यह स्तर एमनियोटिक गुहा तथा ब्लास्टोसील गुहा के बीच में एक चपटे और द्विपटली भूरी या जर्मिनल डिस्क का रूप लेता है। अब इस बिंब में जो जर्मिनल डिस्क है, हाइपोब्लास्ट भी घनाकार कोशिकाओं का एक कोशिकीय स्तर होता है। अब हाइपोब्लास्ट की कोशिकाएं संख्या में बढ़कर ट्रोफोब्लास्ट स्तर के नीचे नीचे पूरी ब्लास्टोसील गुहा के चारों ओर फैल जाती है। ठीक है, इस स्तर को एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन क्या कहते हैं, एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन। देखिए ये लेयर यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ये लेयर जो किनारे किनारे आ रही है, यही होती है एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन। और इससे घिरी ब्लास्टोसील गुहा को अब प्राथमिक पीतकोश या इंग्लिश में प्रिमिटिव योक सैक कहते हैं। ये देखिए, ये पूरा प्रिमिटिव, ये खाली जगह जो है प्रिमिटिव योक सैक। ठीक, सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट के प्रवर्धों, जो अंगुली जैसी संरचना होती है, कि जब वृद्धि होती है उसके कारण गर्भाशयी दीवार के एंडोमेट्रियम में उपस्थित रुधिर केशिकाओं रुधिर जो ब्लड कैपिलरीज हैं, उनकी दीवारें टूट जाती हैं और इनका रुधिर इस सिंसाइशियम की गर्तिकाओं में भर जाता है। ठीक है, सिंसाइशियम पहले देख लो, ये देखो ये सिंसाइशियम है, खाली जगह
ये यहाँ पे एक है, यहाँ है, ये सिंसाइसियम है, खाली जगह। ठीक है, उसमें ब्लड भर जाता है और प्राथमिक पीत कोश की दीवार, जिसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव यॉर्क सैक की जो किनारे किनारे दीवार होती है, वो कोशिकाओं से व्युत्पन्न एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल सेल्स, एक ओर ट्रोफोब्लास्ट स्तर तथा एमनियोटिक कला और दूसरी ओर पीत कोश की दीवार के बीच बीच में भर जाती है। इससे प्राथमिक पीत कोश की गुहा छोटी हो जाती है। बाद में इस मेसोडर्म स्तर के बीच में बाह्यभ्रूणी सीलोम, यानी कि जिसे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम और कोरियोनिक कैविटी के बन जाने से इसकी कोशिकाएं दो स्तरों में बंट जाती हैं। एक स्तर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लांचनोप्ल्यूरिक मेसोडर्म और दूसरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्ल्यूरिक मेसोडर्म ट्रोफोब्लास्ट स्तर की भीतरी सतह पर आच्छादित छा जाती है। केवल एक स्थान पर जननिक बीम जो जर्मिनल डिस्क है बाह्यभ्रूणी मेसोडर्म द्वारा कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट जुड़ा रहता है और इस स्थान को संयोजक वृत्त या कनेक्टिंग लिंक या कनेक्टिंग स्टलक कहते हैं। यही आगे चल के नाभि रज्जु, जिसे अम्बिलाइकल कार्ड या नाड़, जो डिलीवरी के बाद बच्चे को काटा जाता है नाड़, वो ही बनता है, जिससे भ्रूण का पोषण होता रहता है इसी के माध्यम से। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि ये मैं एक बार फिर से समझा दूँ, ये सिंसाइटियल ट्रोफोब्लास्ट है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है। यहाँ पर देखिए ये पूरी एपीब्लास्ट है ये, और हाइपोब्लास्ट नीचे वाली ये जो कोशिकाएं हैं। ठीक है, यूटेरिन मेम्ब्रेन ये है, और एक्सोसीलोमिक मेम्ब्रेन पत्ती वाली ये बताया ही हमने, एक्सोसीलोमिक प्रिमिटिव यॉर्क सैक स्टिक ये है। ठीक है, ये इतनी रचना बन जाती है। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, देख रहे हैं, ये एंडोडर्म सेल ये बनता है। ये पूरी रचना हो गई प्रिमिटिव यॉर्क सैक स्टिक, खाली जगह स्पेस है ये, एक्सोसीलोमिक कैविटी प्रिमिटिव यॉर्क सैक। ठीक है, एक्सोसीलोमिक मेम्ब्रेन किनारे किनारे ये एक्सोसीलोमिक मेम्ब्रेन है, और एस्टस एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्ल्यूरिक मेसोडर्म ये किनारे किनारे, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्ल्यूरिक मेसोडर्म है किनारे किनारे, और इसके इस प्रिमिटिव यॉर्क सैक की जो मेम्ब्रेन है एक्सोसीलोमिक मेम्ब्रेन है, इसके पास में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लांचनोप्ल्यूरिक मेसोडर्म, ये इतनी बन जाती है। इसके बाद हाइपोब्लास्ट की कोशिकाएं दोबारा संख्या में बढ़ती हैं और प्राथमिक पीत कोश की दीवार के भीतरी स्तर पर फैलकर काफ़ी छोटा एक सेकेंडरी यॉर्क सैक बना लेती हैं। बाह्यभ्रूणी सीलोम के अत्यधिक विस्तार के कारण प्राथमिक पीत कोश का शेष भाग कुछ समय के लिए सीलोम से घिरे एक्सोसीलोमिक सिस्ट के रूप में बना रहता है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं लगभग ये 12वें दिन का भ्रूण है। 12वें दिन का ये पूरा भ्रूण जो डेवलप हुआ है, मैं इसको दिखा दूँ, ये पूरा संरचना, ये पूरा भ्रूण है, ये पूरी, ये क्या है, ये गर्भाशयी मेम्ब्रेन दीवार है, गर्भाशय के अंदर पूरा धंस चुका है। ठीक है, यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो जो गर्भाशय की दीवार में धंस करके अंदर आरोपित हो गया है। 12वें दिन का भ्रूण। ठीक है, और ये देखो 13वें दिन का भ्रूण, 12वें दिन का वो है, 13वें दिन का ये भ्रूण है। ठीक, तीसरे सप्ताह का विकास में क्या होता है, गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है, गैस्ट्रुला भवन जिसे हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। भ्रूणी विकास के दूसरे सप्ताह के अंत तक जर्मिनल डिस्क में एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट ही होती है, और मतलब कि ये द्विस्तरीय हो जाती है, बाई लैमिनर। तीसरे सप्ताह की प्रमुख प्रक्रिया जो इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, तीसरे सप्ताह की जो प्रमुख प्रक्रिया है, 3 प्रारंभिक अंकुरण स्तरों प्राइमोर्डियल जर्मिनल लेयर की स्थापना होती है। ठीक है, यानी कि इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर की स्थापना हो जाती है। इसका प्रारंभिक जो एपीब्लास्ट की एमनियोटिक गुहा की ऊपरी सतह पर एक संकरी खाँच, ग्रूव मतलब खाँच हो जाता है, के रूप में एक प्रिमिटिव स्ट्रीक के बनने से, आद्य रेखा के बनने से होता है। रेखा के दोनों सिरे कुछ फूले होते हैं, अगले फूले सिरे को प्रिमिटिव नोड कहते हैं। इसके मध्य में प्रिमिटिव पिट होता है। अब एपीब्लास्ट की इधर उधर की कोशिकाएं आद्य रेखा, जिसे हम प्रिमिटिव स्ट्रिक कहते हैं, की ओर स्थानांतरित होने लगती हैं।
इस रेखा पर पहुंचकर ये एपीब्लास्ट से पृथक होकर एपीब्लास्ट तथा हाइपोब्लास्ट के बीच में धंसने लगती हैं। कोशिकाओं की इस प्रकार भीतर धंसने को इनका अंतर्वेशन इन्वेजिनेशन मतलब जैसे ये रचना है, अब इस रचना को यहाँ पर ऐसे धंसने लगे, जैसे ये मान लो कि ये ऐसे है, यहाँ से ये धंस करके ऐसे होने लगे, ये धंस रहा ना, ये धंस रहा अंदर आ रहा है, इसी को बोलते हैं इन्वेजिनेशन। ठीक, इन कोशिकाओं में से कुछ हाइपोब्लास्ट की कोशिकाओं का स्थान लेकर भ्रूणी एंडोडर्म एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म बनाती हैं। जब धंसने लगती हैं, ये ऐसे धंसने लगती हैं, ये ठीक है, पहले तो सिंगल लेयर था एक्टोडर्म, ये धंसने लगती हैं, ये हो जाती है एंडोडर्म, और बीच में कुछ स्थान लेकर के ये मेसोडर्म, यहाँ मेसोडर्म से भर जाता है। ठीक, इसके भ्रूण लेकर एंडोडर्म बनाती हैं। इसके फलस्वरूप हाइपोब्लास्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। देख रहे हैं, यही है, यहाँ पे देखो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक, ये छोटा सा दिख रहा है, और प्रिमिटिव नोड है, ये लंबी एक रेखा जैसी दिख रही है, इसे प्रिमिटिव स्ट्रीक बोलते हैं। यहाँ पर देखो प्रिमिटिव नोड पूरा साफ दिख रहा है, ये प्रिमिटिव नोड है, एपीब्लास्ट। ठीक है, इसी एपीब्लास्ट से एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म सब बनते हैं। इसी की कोशिकाएं देखो अंदर आ रही हैं, ये मेसोडर्म सेल बना रही हैं, इसी से ये अंदर आ रही हैं, और ये हाइपोब्लास्ट सेल है। ठीक है, तो ये इधर भी घूम रही हैं, इधर भी विभाजित होकर बढ़ती जा रही हैं। एमनियोब्लास्ट है ये, और ये यॉर्क सैक है। इस तरह से तीसरे सप्ताह में ये परिवर्तन होते हैं। अंतर्वेशित कोशिकाएं जो अंदर घुस रही हैं, इस एंडोडर्म तथा एपीब्लास्ट के बीच में फैलकर, एंडोडर्म तथा एपीब्लास्ट के बीच में फैलकर भ्रूणी मेसोडर्म एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनाती हैं। जो अंदर घुस रही हैं उसी से एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनता है। एपीब्लास्ट में बची हुई कोशिकाएं भ्रूणी एक्टोडर्म एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म बनाती हैं, यानी कि एपीब्लास्ट से ही मेसोडर्म भी बनता है, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म लेयर बनता है, और जो कोशिकाएं बच जाती हैं उसी से एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म भी बनता है। इस प्रकार तीनों प्रारंभिक अंकुरण स्तरों की उत्पत्ति एपीब्लास्ट से ही होती है। ठीक, इन तीन स्तरों के से बाद में अन्य सभी ऊतकों एवं अंगों का निर्माण होता है और विकास होता है। ये याद रहे। देखिए यहाँ पे स्पष्ट त्रिस्तरीय जननिक यानी कि ट्रिपल लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ऊपर वाला एक्टोडर्म, बीच में देखो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, ये काला वाला एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और ये नोटोकार्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी, ये नोटोकार्ड हमारे मस्तिष्क सिर से होते हुए हमारे रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रा कशेरुका के बीचों बीच ये नोटोकार्ड एक दौड़ता रहा, मतलब चलता रहता है, मतलब एक लंबी ब्रेन से लेके कि पुच्छ कशेरुका तक होती है, जिसे हम नोटोकार्ड बोलते हैं। ये कशेरुका के अंदर होता है, और ये अंदर वाली ये एंडोडर्म। इसी तीनों स्तर का जब निर्माण हो जाता है, इसी से शरीर के बहुत सारे अंग का विकास होता है, ऊतकों का विकास होता है। देख लीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कौन कौन से अंग बनते हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। पहले देख लो एक्टोडर्म का भविष्य, इसे बोलते हैं भ्रूण के जनन स्तर का भविष्य। जो जनन स्तर है उनका भविष्य क्या है, आगे क्या बनेगा, फेट ऑफ जर्म लेयर ऑफ एम्ब्रियो। अब एक्टोडर्म का भविष्य क्या है, इससे त्वक ग्रंथियाँ मतलब त्वचा की ग्रंथियाँ बनती हैं। ठीक है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड, ये सब बनते हैं। पसीने की ग्रंथियाँ, ये सब इसी से बनते हैं। बाल बनता है, एक्टोडर्म से बाल बनेगा, नाखून बनता है। एक्टोडर्म से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण, इसे एड्रिनल ग्रंथि का मेडुला, पिनियल ग्रंथि, ये सब बनते हैं। एड्रिनल ग्रंथि का मेडुला बनेगा, कार्टेक्स नहीं, ध्यान रहे। एक्टोडर्म से जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उसका बाहरी भाग कार्टेक्स होता है, अंदर का भाग मेडुला होता है। लेकिन एक्टोडर्म से एड्रिनल कार्टेक्स न बन करके एड्रिनल मेडुला बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो कन्फ्यूजन न हो। पिनियल ग्रंथि बनती है जो मस्तिष्क की आँख के बीचों बीच, जिसे तीसरी आँख, शंकर भगवान की मूर्ति में जो तीसरी आँख होती है वहीं पर पिनियल ग्लैंड होती है, उसका निर्माण एक्टोडर्म से ही होता है।
आँख का निर्माण एक्टोडर्म से होता है। आंतरिक कान जो इंटरनल ईयर है, ये कान जो बाहर पकड़ा जाता है ये इंटरनल ईयर नहीं है, ये पिन्ना है। ये आंतरिक कान एक्टोडर्म से बनता है। लार ग्रंथियाँ, मुंह में जो लार ग्रंथियाँ हैं, 3 लार ग्रंथियाँ 3 जोड़े में, वो लार ग्रंथियाँ भी एक्टोडर्म से बनती हैं। दांत का इनेमल सबसे कठोर पार्ट, इनेमल ही सबसे कठोर पार्ट होता है शरीर का, वह जो है एक्टोडर्म से बनता है। मुख गुहा, जो अंदर मुख गुहा स्पेस है, मलाशय का भीतरी स्तर और पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रैंड बोलते हैं, यह भी एक्टोडर्म से बनता है। ठीक, अब मेसोडर्म से देखो क्या क्या बनता है। त्वचा की डर्मिस, स्किन की डर्मिस, ऊपर होती है एपिडर्मिस, अंदर होती है डर्मिस। समस्त संयोजी ऊतक एवं पेशी ऊतक, जितनी मांसपेशियाँ होती हैं जोड़ने वाली कनेक्टिंग टिश्यू, पेशी ऊतक, मसल टिश्यू, वो सब मेसोडर्म से बनते हैं। और क्या मेसोडर्म से बनता है? वृक्क, किडनी का निर्माण मेसोडर्म से होता है। जनन अंग जो होते हैं, टेस्टिस, ओवरी, ये सब मेसोडर्म से होते हैं। एड्रिनल ग्रंथि का कार्टेक्स, जो बाहरी भाग है एड्रिनल ग्रंथि का कार्टेक्स, वो मेसोडर्म से बनता है। और एड्रिनल ग्रंथि का अंदर का भाग मेडुला, वो किससे बनता है? वो एक्टोडर्म से बनता है, ये याद रहे। हृदय, हार्ट जो बनता है वो मेसोडर्म से बनता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आहार नाल का पेशी स्तर, जो आहार नाल हमारी है पूरी मांसपेशी से बनी हुई होती है, उसका पेशी स्तर जो होता है मेसोडर्म से बना होता है। अंतः कंकाल, जो हड्डियां हैं, जितनी अस्थियां कंकाल हैं, एंडोस्केलेटन, वो सब मेसोडर्म से बनता है। दांत का डेंटाइन, इनेमल के अंदर जो डेंटाइन स्ट्रक्चर होता है वो मेसोडर्म से बनता है। और पेरिटोनियम स्तर, ये लेयर होती है मसल्स की, मांसपेशी, पेरिटोनियम जो आवरण होता है, पेरिटोनियम खोल, वो भी मेसोडर्म से बनता है। अब एंडोडर्म से कौन से अंग बनते हैं भविष्य में? आहार नाल की भीतरी दीवार बनती है। पाचक ग्रंथियाँ जितनी हैं वो पाचक ग्रंथियाँ बन जाती हैं। लीवर, देख रहे हो, लीवर बनता है एंडोडर्म से, जबकि हार्ट बनता है किससे? मेसोडर्म से। और किडनी बनती है किससे? किडनी किससे बनती है? किडनी जब भी बनेगी तो वो भी मेसोडर्म से। तो किडनी, हार्ट मेसोडर्म से, लीवर एंडोडर्म से। अग्नाशय ग्रंथि, जो पेंक्रियाज बोलते हैं, वो भी एंडोडर्म से। फेफड़े का भीतरी स्तर एंडोडर्म से। मूत्राशय के भीतरी दीवार एंडोडर्म से। श्वास नलिकाएं, फेफड़े की जो श्वास नलिकाएं हवा लेके जाती हैं गैसेस को, वो भी एंडोडर्म से। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथ जो गले में होता है, वो भी एंडोडर्म से। पैराथायराइड और थाइमस ग्रंथियाँ, पैराथायराइड थायराइड के पास में होती है, वो भी एंडोडर्म से। थाइमस ग्रंथियाँ चेस्ट के पास में होती हैं, वो भी एंडोडर्म से। तो इतने अंग का निर्माण अलग अलग होता है, सब अलग अलग तीनों स्तरों से। ठीक है, अब अगला टॉपिक अंग विकास, ऑर्गेनोजेनेसिस, कैसे कैसे अंगों का विकास होता है, इसको अगले टॉपिक अगले वीडियो बताएंगे। थोड़ा थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग फिगर है, ये इसको मैंने बता ही दिया आपको, शुरुआत में ही था कि पहले दिन क्या होता है। पहले दिन यह देखो, सेकेंडरी oocyte से फर्टिलाइजेशन दिखा रहा है, ये फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद फिर ये विभाजन होता चला आता है, मैंने इसको बता ही दिया है। और ये तीसरे दिन देखो, दूसरे दिन 2 सेलेड स्टेज, तीसरे दिन 8 सेलेड स्टेज, चौथे दिन मोरोला बन जाता है पूरी तरह से सॉलिड, 5वें दिन अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, और 6वें दिन यही ब्लास्टोसिस्ट आकर के यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, आरोपित हो जाता है, भ्रूण का रोपण जिसे कहते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट ये होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट आरोपित होता है उसकी संरचना देखो, ये किनारे किनारे ये ट्रोफोब्लास्ट होता है। ठीक है, इस बाद में प्लासेंटा का निर्माण होता है। अंदर ये इस तरह से इनर मॉस सेल, जिसे एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं या भ्रूण बीज बोलते हैं, यही है भ्रूण बीज, जिसे भविष्य में भ्रूण शरीर का पूरा निर्माण होता है। ठीक है, ये किनारे किनारे ये ट्रोफोब्लास्ट है, इससे प्लासेंटा का निर्माण होगा जो भ्रूण का पोषण करते हैं। ठीक है, ये खाली स्पेस है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट वीक प्रेगनेंसी में वही होता है, 7वें 8वें दिन यहाँ पर आकर के इम्प्लांट हो जाता है, यही है पहले हफ्ते। यहाँ से फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ होता है डिवीज़न, और फिर विभाजित होते होते आकर के यहाँ पर 7-8 दिन 1 हफ्ते लग जाते हैं। ये ट्रोफोब्लास्ट
ठीक है, तो ये आपने समझ ही लिया है। इसी को देखो, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फर्टिलाइज्ड एग, 2 सेलेड, 4 सेलेड, ठीक है, 8 सेलेड स्टेज, 16 सेलेड स्टेज और ब्लास्टोसील लिए। तो ये आपने देख लिया, समझ लिया है। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक एंड फीटल डेवलपमेंट, ये देख लीजिए, 16 सेलेड, फिर 16 सेल जब बन जाता है, 16 सेल का निर्माण हो जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट बनता है। और फिर उसके बाद देखो, ये फीटस जो भ्रूण है, चौथे हफ्ते में ये संरचना होती है, 10वें हफ्ते में इस तरह का परिवर्तन विकास हो जाता है, 16वें हफ्ते में ये कुछ दिखने लगता है बीबी लाइक, और 20वें हफ्ते में काफ़ी विकास हो जाता है। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो ये तो बता ही दिया, ये स्ट्रक्चर पहले आ गया था। ये मारुला है, सॉलिड 16 सेलेड स्टेज में, और ब्लास्टोसिस्ट जो इसमें कि यूटेरिन मिल्क का जब रिच कर भरने लगता है तो ये भ्रूण बीज, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट किनारे किनारे, और पूरी संरचना बन जाती है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट ये देख लीजिए, इस तरह से सभी स्टेजेज डेवलपमेंट हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ तक आपने समझा है, ठीक है। और ये देखिए, पहले मंथ ये संरचना, दूसरे मंथ ये, तीसरे मंथ, 6वें महीने, ठीक है, और ये आगे विकसित होते होते देखो, ये 6वें मंथ में ये, 7वें मंथ, 8वां मंथ और 9वां मंथ में इस तरह से विकास होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।